हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केडॉक्स। मैं डॉक्टर राणा चंचल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी। आज इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन क्वेरी सबकी आ रही हैं। कोविड मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल चुका है और हो चुका है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि कब उन्हें परेशान होना है, कब उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, कौन सी जांच कब करवानी है। सिटी स्कैन बहुत कॉमनली आजकल लोग करवा रहे हैं, खुद से करवा रहे हैं। लोगों को CRP को लेके बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो ये सारी बातों का जवाब जो होगा इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। जो भी डाउट्स हैं वो फिर आप क्वेरी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और ये मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप इसको शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे हमारी वीडियोस को और शेयर करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने में सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोरोना वायरस हमारे शरीर को कैसे इफ़ेक्ट करता है और इसके कितने फेजेस होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं इस बीमारी के हमारे शरीर के अंदर। तो बेस्ड ऑन द सिवियरिटी इस बीमारी को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं या 3 फेजेस में बांटते हैं। जैसे ही वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है, मुंह के रास्ते या नाक के रास्ते, तो ये पहला जो रिस्पांस दिखाता है या पहला फेज़ जो होता है, इसको हम लोग अर्ली फेज़ या वायरल रिस्पांस फेज़ कहते हैं। इस फेज़ में हमारे शरीर में एक नॉर्मल वायरल की जो इन्फेक्शन होते हैं या बुखार जो होता है उस तरीके का रिस्पांस रहता है, जिसमें हमें फीवर आता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है सांस की नली का, उसके इन्फेक्शन के साइन आते हैं। गले में दर्द होना, बदन में दर्द होना, बुखार आना, सोर थ्रोट जिसको हम लोग कहते हैं, उस तरीके से होता है। जब ये वायरस धीरे धीरे करके ऊपर के रास्ते से नीचे फेफड़ों में, लंग्स में चला जाता है, तब ये सेकेंड फेज़ की तरफ बढ़ता है। इस सेकेंड फेज़ को जो हम लोग कहते हैं पल्मोनरी फेज़ कहते हैं, या इसी को निमोनिया कहा जाता है, जब हमारे लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं और इन्फेक्शन जब पूरी तरीके से लंग को इन्फेक्ट कर देता है। और ये जो फेज़ होता है, सेकेंड फेज़ होता है, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सेकेंड फेज़ का पार्ट 2A और 2B। 2A में जनरली पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि 2B में पेशेंट को निमोनिया के साथ साथ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और यहीं से पेशेंट जो होते हैं हमारे डिटोरिएट होते हैं और 2B से 3 की तरफ बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस फेज़ के बाद जो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया था, निमोनिया हो गया था, उसके बाद जो लंग के अंदर जो हवा की थैलियाँ होती हैं उसके अंदर सूजन होना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम लोग ARDS कहते हैं। और इसी से हमारा थर्ड फेज़ आ जाता है, जिसमें कि मरीज़ को ARDS होता है, रीनल फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है और धीरे धीरे करके एक एक अंग खराब होना शुरू हो जाता है। तो इस फेज़ के बाद ये वो वाले स्टेज में आ जाते हैं, जिसको कि हम लोग हाइपर इन्फ्लामेटरी फेज़ कहते हैं, जहाँ पे हमारी बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए बहुत सारे मैकेनिज़म्स को यूज़ करती है और उस चीज़ में, उस लड़ाई में वायरस के साथ वो अपनी बॉडी को भी हार्म करती है। और ये फेज़ जो होता है ये सबसे ख़तरनाक होता है। मैक्सिमम पेशेंट्स जो वेंटिलेटर पे जाते हैं या जिनकी डेथ होती है, मोर्टालिटी होती है, वो इस फेज़ में घुसने के बाद ही होती है। तो कोविड के फेजेस को जानने के बाद, जो कि 3 फेजेस होते हैं, पहला अर्ली फेज़ हुआ, सेकंड पल्मोनरी या निमोनिया होता है, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एक जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पेशेंट वहाँ से डिटोरिएट करके ARDS में जाता है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होना, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाना या किडनी फेलियर में हो जाना, इन तीनों फेजेस को जानने के बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि कब इन्फेक्शन होता है। अगर हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो कि कोविड पॉजिटिव था, तो ये 14 दिन हमें क्यों क्वारंटाइन होना है। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब वायरस जब से शरीर में आता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद से वो बीमारी फैलाता है, इस समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये 1 दिन से लेके 14 दिन का होता है। इसका जो मीडियन होता है यानी जो एवरेज होता है वो 5th डे के अराउंड होता है। यानी वायरस जब हमारे शरीर में आता है तो हमें जो पहले लक्षण जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को आते हैं वो 4-5वें दिन आते हैं। ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि 14वें दिन के बाद, 14 डेज़ के बाद इसके जो लक्षण हैं वो नहीं आते हैं। तो अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं और 14 दिन तक आपके शरीर में कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं है, कोविड के लक्षण नहीं है, तो मोस्ट लाइकली आपको कोविड की बीमारी नहीं है।
और इसीलिए ये 14 दिन की क्वारंटाइन का जो फंडा आता है या कॉन्सेप्ट आता है वो इसीलिए 14 डेज़ क्वारंटाइन करते हैं जब भी हम किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं। बहुत लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या 1 साल से छोटे बच्चे को या 6 महीने से छोटे बच्चे को कोरोना हो सकता है। तो येस, इन सब के लिए आंसर जो है कि कोरोना किसी भी एज के व्यक्ति को या बच्चे को हो सकता है। अब चलते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट सेक्शन में और जानते हैं कि डे बाय डे ये किस तरीके से प्रेजेंट करता है, एक कोविड के मरीज़ में या कोरोना वायरस डिजीज़ किस तरीके से प्रेजेंट करती है हर दिन। तो सबसे पहले अगर हम पहले दिन को जो सिम्टम आता है उसको हम लोग डे 0 माने, जिस दिन पहला सिम्टम आया, तो ये बीमारी एक तरीके से आपको पहले से शुरू हो चुकी है, यानी -3 डेज से हमें कैलकुलेट करना है। ये -3 डेज यानी आपको सिम्टम आने से पहले के जो 3 दिन हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे आपने ऑलरेडी बहुत लोगों को ये कोरोना वायरस जिसके भी कॉन्टैक्ट में आए हैं उनको स्प्रेड कर चुके हैं। तो ये 3 दिन की यहाँ इंपॉर्टेंस होती है। पहला सिम्टम जिस दिन आता है, जिस दिन भी आपको हरारत हुई हो, गले में खराश हुआ हो, सर्दी ज़ुकाम हो, बुखार आया हो, इवन लूज स्टूल्स डायरिया हुआ हो, पेट में दर्द हुआ हो, ये हम लोग पहले दिन का लक्षण मानते हैं और इसको हम लोग डे 0 मानते हैं। यहाँ से हमारी पूरी टाइमलाइन शुरू होती है। तो जनरली जो पहले 5 दिन होते हैं यहाँ पे फीवर रहता है, सोर थ्रोट रहता है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस के जो सिस्टम होता है इसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है, गले तक का हिस्सा होता है, इसका इन्फेक्शन होता है और इसके लक्षण आते हैं। इसमें ज़्यादातर मरीज़ों को बुखार रहता है, तेज़ बुखार रह सकता है, बट मोस्ट ऑफ द मरीज़ यहाँ पे स्टेबल रहते हैं। 5वां दिन जो है कोविड में आपने सुना होगा कि 5th डे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे क्योंकि यहीं से चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। तो 5वें से 7वें दिन के बीच में हमारा जो मरीज़ है वो चांसेस है कि सेकेंड फेज़ में यानी पल्मनरी यानी निमोनिया के फेज़ में एंटर कर सकता है। और 7वें से 10वें दिन के बीच में ये निमोनिया का जो सेकेंड फेज़ था जहाँ पे हमने बात की थी 2B की, जहाँ पे पेशेंट को निमोनिया के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो सकती है। तो 5वें दिन से 10वें दिन के बीच में जो पीरियड है ये सेकेंड फेज़ में जनरली पेशेंट्स आते हैं। 5वें दिन के बाद से यानी कोरोना वायरस होने के शरीर में घुसने के 7वें 8वें दिन या आपको जिस दिन से सिम्टम्स आए हैं या पहला लक्षण आया है उस दिन से 5वें 6वें दिन आपके जो रास्ते हैं वो 2 अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। एक ज़्यादातर मरीज़ों का रास्ता जो कि रिकवरी की तरफ चला जाता है, दूसरा जो होता है कुछ मरीज़ों का जो रास्ता वो निमोनिया यानी फेज़ 2 में जाता है। निमोनिया का जो फर्स्ट फेज़ है यानी फेज़ 2A है जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में सारी दवाइयाँ काम करती हैं। एट प्रेजेंट जो एक्चुअली जो काम कर रही हैं वो रेमडेसिविर और स्टेरॉइड्स होते हैं। इसके अलावा जो भी दवाइयाँ हम देते हैं वो थियोरेटिकली काम करती हैं, प्रैक्टिकली बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है। इसके बाद आता है फेज़ 2B जहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होते हैं यानी 7वें दिन के बाद। तो 5वां दिन इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ से या तो आप रिकवरी की तरफ जा सकते हैं या डिटोरिएशन की तरफ जा सकते हैं। 7वां दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, ऐसा स्टडीज़ में भी देखा गया है, चाइना, अमेरिका, इन सब जगह पे जो हुई हैं कि मैक्सिमम हॉस्पिटलाइजेशन फर्स्ट वीक के एंड में होता है यानी 7वें से 10वें दिन के बीच में होता है। फेज़ 2 में जाने के बाद 10वें दिन के बाद पेशेंट अगर इम्प्रूव नहीं करता है तो अनफॉर्चुनेटली वो एक डाउनहिल कोर्स पे चला जाता है जिसमें ARDS होता है और यहाँ से बहुत तेज़ी से पेशेंट डिटोरिएट होते हैं। अमूमन स्टडीज़ में देखा गया है कि 14.2 डेज़ पे इंट्यूबेशन का जो रिस्क होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जो डेथ्स होती हैं वो अनफॉर्चुनेटली डे 18 पे होती हैं और जो पेशेंट रिकवर करते हैं वो जनरली डे 22 पे होते हैं। तो ये सारे फेजेज़ होते हैं जो कि हमें समझना है, किस दिन पे क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। तो फिर से समराइज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 5 दिन से 7वां दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मॉनिटरिंग को थोड़ी स्ट्रिक्ट करनी है क्योंकि यहीं पे आप डिटोरिएट कर सकते हैं अगर आपने सावधानियां नहीं रखी। 7 से 10वें दिन के बीच में पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं क्योंकि अगर हमने इस चीज़ को जल्दी पहचाना तो हम एज डॉक्टर्स पेशेंट की मदद कर पाएंगे। अगर हमें वहाँ पहुँचने में लेट हो गई तो अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे बहुत सारी दवाइयाँ नहीं हैं जो कि हम लोग पेशेंट को हेल्प के लिए दे सकते हों। तो ये तो टाइमलाइन थी कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसकी स्थिति बिगड़ती है तो कैसे चलता है। अब आते हैं जो 5वें दिन के आसपास हमने कहा था, वहाँ से भी 2 रास्ते हो सकते हैं। तो जो इस कैटेगरी के पेशेंट होते हैं जो कि हॉस्पिटल में जाके कुछ दिन के बाद ही उनको इम्प्रूवमेंट आने लगता है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट केस रहते हैं, उनके लिए जो डिस्चार्ज का क्राइटेरिया है इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। पहली बात, दोबारा RT-PCR करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। डिस्चार्ज का क्राइटेरिया क्लियर कट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर डे 1 जिस दिन सिम्टम हुआ था
उस दिन से 10 दिन हो चुके हैं और पेशेंट एटलीस्ट 3 दिन, पिछले 3 दिन यानी 7वें दिन के बाद से उसको पैरासीटामॉल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और उसको फीवर नहीं आया है और पिछले 4 दिन से उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो वो डिस्चार्ज किया जा सकता है विदाउट एनी RT-PCR रिपोर्ट। RT-PCR तभी करवाने की ज़रूरत है अगर आपको ऑफिशियली कहीं पे प्रेजेंट करना हो या ऑफिशियली आपको रिक्वायरमेंट हो। इसके अलावा RT-PCR करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि RT-PCR जो टेस्ट होता है वो वायरस के RNA को डिटेक्ट करता है। तो RNA वायरस में जो होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदा हो तभी डिटेक्ट करेगा। अगर वायरस आपके शरीर में मर चुका है, डेड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं वायरस के, तब भी जो RT-PCR टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि इवन दो आप क्योर हो चुके हैं कोविड से, कोरोना से आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, आपको कोरोना के लक्षण नहीं है, तब भी आपके शरीर में मरे हुए वायरस के टुकड़े होते हैं और इसी वजह से कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, कोविड RT-PCR पॉजिटिव आ सकता है और ऐसा अप टू 90 डेज़ यानी 3 महीने तक ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ पैनिक ना करें। पहली बात तो करवाएं नहीं अगर ज़रूरत नहीं है तो, और अगर करवाते हैं और पॉजिटिव आता है और आप एसिम्प्टोमेटिक है तो प्लीज़ परेशान मत होइए, वो मरे हुए वायरस का RNA है जिसकी वजह से टेस्ट पॉजिटिव आता है। डिस्चार्ज के बाद उस पेशेंट को कम से कम 1 वीक यानी 7 डेज तक होम आइसोलेशन में रहना है, यानी वो अभी भी रिस्क पे है दूसरे को इन्फेक्शन फैलाने के लिए। अब अगला ग्रुप ऑफ पेशेंट आता है जो कभी हॉस्पिटल गया ही नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है और मैक्सिमम पेशेंट्स के साथ ये है, ये एक अच्छी न्यूज़ है इस कोरोना वायरस के साथ कि मैक्सिमम पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे पेशेंट हम लोग चाहते हैं कि जिस दिन से सिम्टम शुरू हुए यानी पहला दिन जो सिम्टम है उसको अगर हम लोग डे 1 या डे 0 माने तो उस वक्त से कम 2 वीक्स तक आप होम आइसोलेशन में रहें। 2 हफ्ते से पहले अगर आप ठीक भी हो जाते हैं, सिम्टम्स कोई नहीं है, सब कुछ सही रहता है, तब भी होम आइसोलेशन से बाहर ना आए। 14th डे के बाद जब आप बाहर आते हैं तो आप पूरी प्रिकॉशंस के साथ बाकी लोगों से मिल सकते हैं, तब चांसेस जो हैं आपको दूसरों को इन्फेक्ट करने के वो काफ़ी कम रहते हैं। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, अब कब कौन सी रिपोर्ट करवानी चाहिए। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार सबको समझाता हूं कि अगर आपको लक्षण लग रहे हैं तो प्लीज़ कोविड की टेस्ट करवा लीजिए, प्लीज़ RT-PCR करवा लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में RT-PCR की रिपोर्ट आने में 24 से 48 घंटे का समय लग रहा है। भगवान ना करे अगर आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो अगर आपके पास वो रिपोर्ट है तो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो सकता है, वरना पहले हॉस्पिटल कोविड की रिपोर्ट करवाएगा। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपको लक्षण है तो कोविड का टेस्ट करवाएं। दूसरी चीज़, अगर एक बार पॉजिटिव आता है तो दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो पॉजिटिव है तो आपको मान के चलना है कि आपको कोविड है और पूरे प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट लेने हैं, दोबारा टेस्ट करवाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। थर्ड चीज़, RT-PCR भी 100% लोगों में पॉजिटिव नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स में पॉजिटिव होने के बाद यानी कोविड होने के बाद भी RT-PCR नेगेटिव आता है। तो हमेशा अगर आपको लक्षण है, RT-PCR नेगेटिव है, तो भी आपको कोविड के लक्षण है तो आपको कोविड की तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। यहीं पे रोल आता है सिटी स्कैन का। HRCT यानी हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन जो चेस्ट का करवाते हैं, इसकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस होता है कोविड को डायग्नोस करने में। आइडियल टाइम जो सिटी स्कैन करवाने का ये तब होता है अगर आपको सांस में लेने में दिक्कत होना शुरू हो गई हो, या 5वें दिन के बाद, अगर हम डे 0 सिम्टम्स को मानते हैं तो 5वां दिन जब आपका लक्षण का हो जाता है तब सिटी स्कैन करवाने का फ़ायदा है। इससे पहले अगर आप जल्दीबाजी में करवा लें तो वो आपको झूठी संतुष्टि होगी, क्योंकि उसमें सिटी स्कैन नॉर्मल आ सकता है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है और 5 दिन से पहले करवा दिया तो आप अराउंड 50% यानी 45 to 50% केसेस में जो ये होता है ये नॉर्मल आएगा। अगर आपको सिम्टम्स हैं और आपने 5th डे से पहले करवा लिया तो भी सिर्फ 12 से 13% लोगों में ही ये कुछ सिग्निफिकेंट अबनॉर्मलिटी दिखाता है, और अगर आप 5वें दिन के बाद करवाते हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऑलमोस्ट ही 90 to 100% केसेस में आपको कोविड के चेंजेस दिखाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सही टाइम पे सिटी स्कैन करवाएं, क्योंकि सिटी स्कैन कोई सेफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसमें बॉडी को बहुत सारा एक्सपोजर या रेडिएशन का एक्सपोजर मिलता है। तो प्लीज़ अपने मन से सिटी स्कैन मत करवाइए, डॉक्टर की सलाह मानिए। 5वें दिन के बाद यानी पहले दिन सिम्टम शुरू हुआ तो 5वें दिन के बाद अगर आप सिटी स्कैन करवाएंगे तब उसकी वैल्यू ज़्यादा है। उससे पहले अगर आप करवाएंगे तो अगर पॉजिटिव आता है तो ठीक, अगर नेगेटिव आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज़ जो सिटी स्कैन में हमें ध्यान में रखना है वो होता है सिटी सीवियरिटी इंडेक्स या सिटी सीवियरिटी जो हम लोग स्कोरिंग देते हैं। ये स्कोरिंग 25 में से दी जाती है डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोब्स इन्वॉल्व हैं। हमारे दोनों फेफड़ों को या लंग्स को मिला के टोटल 5 लोब्स होते हैं और उसके परसेंटेज कितने
कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पे 25 में से स्कोरिंग दी जाती है। बहुत डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्कोरिंग को समझें। तो अगर स्कोरिंग 7 से कम है, वो आपकी स्कोर 7 या 7 से कम है, तो आप एक माइल्ड केस हैं। और अगर ये 18 से ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा आ रहा है आपका स्कोरिंग, यानी आपका अच्छा खासा लंग इन्वॉल्व हो चुका है और ये सीवियर केस में होता है। और इस बीच से यानी 8 से लेकर 17 के बीच में जो पेशेंट्स रहते हैं, ये मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कि डिपेंडिंग ऑन कि जितना ज़्यादा स्कोर है उतना ज़्यादा सीवियर लंग इन्वॉल्वमेंट होता है और उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो होती है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे कहीं ना कहीं सिटी स्कैन से इन्फीरियर है, उतनी अच्छी नहीं है। इसके जो चेंजेस हमें जो एक्सरे में दिखते हैं वो जनरली 7वें 8वें दिन पे आते हैं दिखना, यानी सिटी में जो 5वें दिन चेंजेस दिख जा रहे थे, एक्सरे पे हमें वो 7वें 8वें दिन आता है। तो इसलिए बहुत यूज़फुलनेस नहीं है आज के टाइम में चेस्ट एक्सरे की एक कोविड के पेशेंट में। हाँ, अगर हम सिटी स्कैन किसी वजह से नहीं करवा पा रहे हैं तब डेफिनेटली हम लोग को चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए। बट आइडियल टाइम वही होगा कि जिस दिन आपका पहला सिम्टम आया उस दिन से 7वें से 8वें दिन के बीच में आपको एक्सरे में चेंजेस मिलेंगे। उससे पहले अगर आपने करवा लिया तो शायद आपका एक्सरे नॉर्मल आ जाए। तो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होता है, वो होता है इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। बहुत लोगों को बहुत डाउट है कि ये क्या चीज़ है, CRP क्या है, डी डाइमर क्या है, फेरेटिन क्या है। तो ये सारे जो होते हैं ये एक इन्फ्लामेटरी मार्कर होते हैं। ये मार्कर्स हमारी शरीर में प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा। अगर हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो, कोई इन्फ्लामेशन हो, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोविड की वजह से हो। बहुत सारी तमाम बीमारियों में भी पहले हम इनको यूज़ करते थे, बट यहाँ पे कोविड में इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, स्पेशली CRP की। CRP होता क्या है? तो ये एक C रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर में किसी भी इन्फेक्शन के लिए होता है, के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है। ये जनरली इन्फेक्शन के बाद प्रोड्यूस होता है। तो पहली बात तो है कि CRP कम करने की कोई दवा नहीं है। जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होगा वैसे वैसे CRP कम होगा। CRP एक इंडिकेटर है, CRP कोई बीमारी नहीं है कि हमें उसे कम करना है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होती है कि अगर नॉर्मल पर्सन में अगर हम आप नॉर्मल हैं जो उनको करवाते हैं तो CRP 10 से कम रहना चाहिए। 10 से 20 के बीच में नॉर्मली जो होता है उसको हम लोग माइल्ड केस कहते हैं, कोविड में ऐसा देखा गया है। 20 से 40 या 50 के बीच में जो होते हैं वो मॉडरेटली एक इंडिकेटर होता है कि मॉडरेट आपको कोविड का इन्फेक्शन है और मॉडरेट सिवियरिटी है। अगर 20 से 50 के बीच में होता है, 50 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको सिवियर इन्फेक्शन या सिवियर कोविड है। स्पेशली अगर 70% से ज़्यादा है तो ऐसे में देखा गया है कि आपको डेफिनेटली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो CRP की इसलिए इम्पॉर्टेंस होती है। बाकी जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं जैसे कि फेरेटिन होता है, डी डाइमर होता है, IL-6 एक आजकल इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है, ये सारे एक सरोगेट मार्कर हैं किसी इन्फेक्शन के। ये कोई अलग से बीमारी नहीं है कि इनको बढ़ाने या घटाने के लिए हमें कुछ करना है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी ये सारे मार्कर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे बीमारी ठीक होगी ये मार्कर्स धीरे धीरे करके कम होंगे। तो ये सारे मार्कर्स एज अ डॉक्टर हमें हेल्प करते हैं पहचानने के लिए कि कितनी सिवियरिटी है। तो अब आते हैं CRP कब करवाना चाहिए। तो वंस अगेन अगर हम पहले दिन CRP करवा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप कोविड डायग्नोस होते हैं तो तुरंत जाके लैब में CRP मत करवाइए। अगेन हमें 5th डे के बाद ही जो CRP का रिस्पांस प्रॉपर तरीके से आता है। तो जो आपको CRP करवानी है वो 5वें दिन करवाइए, जिस दिन से सिम्टम शुरू हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के बीच में जो मिसकंसेप्शन है, जो गलतियां लोग कर रहे हैं वो ना करें। हमारे पुराने कोविड के वीडियोस को ज़रूर देखें। होम में कैसे कैसे रखना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी है, क्या क्या खाना खाना है, डाइट प्लान क्या होगा 24 घंटे का, ये सारी वीडियोज़ हमने बना रखी हैं। इनके लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उन वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर करिए। और अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर हमारी कंटेंट को अच्छा लग रहा है, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है और हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आने वाले टाइम में हमारे जितने भी अच्छे कंटेंट रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते।